हजारों साल तक हम इंसान इस धरती पर बस एक मेहमान की तरह थे। एक ऐसे यात्री जो विशाल जंगलों और अंतहीन मैदानों में भटकता रहता था। हमारी हर सुबह एक ही सवाल से शुरू होती थी, आज रात का खाना मिलेगा या नहीं। हर दिन जिंदगी बचाने की एक जंग थी, जहां या तो हम शिकारी थे या खुद किसी का शिकार बन जाते। हमारी आंखें आसमान में बादलों को नहीं, बल्कि शिकारी परिंदों को खोजती थीं। हमारे कान हवा की सरसराहट में किसी छिपे हुए दुश्मन की आहट सुनते थे। घर जैसी कोई चीज नहीं थी, बस गुफाओं की अस्थायी पनाहगाहें थीं। जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद था, किसी तरह जीवित रहना। लेकिन फिर आज से लगभग 12,000 साल पहले कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। जब आखिरी हिमयुग की बर्फ पिघल रही थी और धरती एक नई करवट ले रही थी, हमारे पूर्वजों ने प्रकृति के एक बहुत ही साधारण से नियम में एक असाधारण राज खोज निकाला। एक ऐसा राज जो हमें भटकते हुए शिकारी से अन्नदाता बनाने वाला था, खाना बदोश से समाज बनाने वाला था, और पत्थर के औजारों से भविष्य लिखने वाला था। ये कहानी सिर्फ गेहूं के एक दाने या चावल की एक बाली की नहीं है। ये उस चिंगारी की कहानी है जिसने इंसानियत के सफर को एक नई रफ्तार दी। ये उस एक खोज की कहानी है जिसने हमें और आपको बनाया। तो आखिर वो कौन सी खोज थी? चलिए आज समय में पीछे चलते हैं और उस क्रांति की कहानी को परत दर परत खोलते हैं। जरा आज से 12,000 साल पहले की दुनिया की कल्पना कीजिए। एक ऐसी दुनिया जिसमें न शहर थे, न गांव, न खेत, और न ही अगले पल की कोई गारंटी। ये पूरा पाषाण और मध्य पाषाण युग का समय था, मानव इतिहास का वो लंबा दौर जब हम शिकारी संग्राहक थे। हमारे पूर्वज 20 से 30 लोगों के छोटे छोटे कबीलों में रहते थे, जो लगातार भोजन और पानी की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह भटकते रहते थे। उनकी पूरी जिंदगी प्रकृति के इशारों पर चलती थी। जब किसी इलाके में फल और कंदमूल खत्म हो जाते या जानवरों के झुंड कहीं और चले जाते, तो पूरे कबीले को अपना सामान समेटकर एक नई मंजिल की ओर निकलना पड़ता था। ये कभी ना खत्म होने वाली यात्रा थी। इस जीवन में घर या स्थायित्व जैसी कोई बात ही नहीं थी। गुफाएं और पेड़ों की छांव ही उनका अस्थायी आशियाना हुआ करती थीं। उनके औजार बहुत ही सरल थे, पत्थर को तोड़कर या दूसरे पत्थर पर घिसकर बनाए गए मोटे और भारी हथियार। इन्हीं पत्थरों से वो जानवरों का शिकार करते, उनकी खाल उतारते और हड्डियों को तोड़कर गुदा निकालते थे। ये एक मुश्किल और बेरहम जिंदगी थी। हर दिन एक नई चुनौती थी। कभी खूंखार जानवरों से सामना होता, तो कभी बदलते मौसम की मार झेलनी पड़ती। भूख एक स्थायी साथी की तरह थी और मौत हमेशा आसपास ही मंडराती रहती थी। लेकिन इस संघर्ष के बीच भी हमारे पूर्वज बेवकूफ नहीं थे। वे अपने पर्यावरण के विशेषज्ञ थे। उन्हें पता था कि कौन सा फल जहरीला है और कौन सा खाने लायक। वे जानवरों के पैरों के निशान पढ़ सकते थे, मौसम का अंदाजा लगा सकते थे और जानते थे कि किस मौसम में कौन से पौधे कहाँ मिलेंगे। उन्होंने आग पर काबू पाना सीख लिया था, जो शायद मानव इतिहास की पहली बड़ी क्रांति थी। आग ने उन्हें सिर्फ गर्मी और रोशनी ही नहीं दी, बल्कि जंगली जानवरों से सुरक्षा भी दी। अब वे कच्चा मांस खाने की जगह भुना हुआ भोजन खा सकते थे, जो पचाने में आसान था और ज्यादा पोषण देता था। इस जीवन शैली में एक अजीब सी बराबरी भी थी। कोई अमीर या गरीब नहीं था, क्योंकि निजी संपत्ति जैसी कोई चीज ही नहीं थी। जो कुछ भी जमा होता था वो पूरे कबीले में बराबर बांटा जाता था। जिंदगी मुश्किल थी, पर सब साथ मिलकर जीते थे। मध्य प्रदेश की भीमबेटका जैसी गुफाओं में मिली हजारों साल पुरानी चित्रकारी इस बात की गवाह है कि शिकार और संघर्ष के बीच भी उनके अंदर एक कलाकार जिंदा था। वे अपनी जिंदगी, अपने शिकार और अपने रीति रिवाजों को चट्टानों पर उकेरते थे। लाखों सालों तक इंसान ने ऐसी ही जिंदगी जी। ये मानव इतिहास का 96% हिस्सा है। एक ऐसी जिंदगी जिसमें भविष्य की योजना बनाने का कोई मतलब नहीं था, क्योंकि अगला दिन ही अनिश्चित था। वे प्रकृति के साथ एक संतुलन में तो जी रहे थे, लेकिन वे हमेशा उसकी दया पर निर्भर थे। पर अब ये सब बदलने वाला था। एक ऐसी ताकत दस्तक दे रही थी जो इस संतुलन को हमेशा के लिए तोड़कर इंसानियत को एक नए रास्ते पर ले जाने वाली थी। लाखों साल के ठहराव के बाद आखिर ऐसा क्या हुआ कि इंसान ने हजारों साल की अपनी शिकारी जीवन शैली को छोड़ने का फैसला कर लिया? ये कोई एक दिन में हुआ चमत्कार नहीं था, बल्कि इसके पीछे कई बड़ी वजहें थीं, जिसमें संयोग, मजबूरी और प्रकृति का एक बहुत बड़ा खेल शामिल था। इस कहानी का एक बड़ा मोड़ आज से लगभग 12,900 से 11,700 साल पहले आया। इस समय को वैज्ञानिक यंगर ड्राइस कहते हैं, जब धरती का मौसम अचानक बहुत ठंडा और सूखा हो गया। ये एक छोटे हिमयुग जैसा था। इसका कारण पूरी तरह साफ नहीं है,
लेकिन एक दमदार सिद्धांत ये है कि पिघलते हुए ग्लेशियरों का विशाल मीठा पानी उत्तरी अटलांटिक महासागर में बह गया, जिससे समुद्र की गर्मी को बैलेंस करने वाली धाराएं रुक गईं। वजह चाहे जो भी हो, इसका असर विनाशकारी था। तापमान अचानक गिर गया, जंगल सिकुड़ने लगे और मैमथ जैसे विशालकाय जानवर, जिनका हमारे पूर्वज शिकार करते थे, धीरे धीरे विलुप्त होने लगे। ये एक प्रलय जैसी स्थिति थी। जिन जंगलों और मैदानों पर शिकारी संग्राहक भोजन के लिए निर्भर थे, वे या तो बंजर हो गए या बर्फीली ठंड की चपेट में आ गए। सीरिया में अबू हुरैरा जैसे पुरातात्विक स्थलों से मिले सबूत बताते हैं कि इस दौरान शिकारी संग्राहक समुदायों को भोजन के भयानक संकट का सामना करना पड़ा। उनके खाने के पारंपरिक स्रोत खत्म हो रहे थे। अब सिर्फ शिकार पर निर्भर रहना नामुमकिन था। शायद इसी मजबूरी और हताशा के आलम में किसी ने कुछ ऐसा देखा होगा जिस पर पहले कभी किसी ने ध्यान नहीं दिया होगा। हो सकता है ये एक महिला रही हो जो अपने कबीले के लिए जंगली अनाज के दाने इकट्ठा कर रही हो। शायद कुछ दाने गलती से उसके डेरे के पास नम जमीन पर गिर गए हों। कुछ हफ्तों बाद जब बारिश हुई तो उसने देखा होगा कि उन्हीं गिरे हुए दानों से नए पौधे उगाए हैं। ये एक जादुई मल रहा होगा। समझना कि बीज सिर्फ खाने के लिए नहीं है, बल्कि उनसे नया जीवन, नया भोजन पैदा किया जा सकता है। ये मानव इतिहास का सबसे बड़ा यूरेका मोमेंट था। ये किसी एक इंसान या एक जगह की खोज नहीं थी। ये एक धीमी प्रक्रिया थी जो शायद दुनिया के कई हिस्सों में अलग अलग समय पर हो रही थी। लोग धीरे धीरे समझने लगे थे कि अगर वे बीजों को फेंकने के बजाय उन्हें सहेज कर रखें और सही समय पर मिट्टी में बो दें, तो उन्हें भोजन के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। वे अपना भोजन खुद उगा सकते हैं। यंगर ड्राइस की ठंडक लगभग 11,150 से 10,300 साल तक चली। जब ये दौर खत्म हुआ और जलवायु फिर से स्थिर और गर्म होने लगी, तो खेती के लिए हालात और भी अच्छे हो गए। अब इंसान के पास ज्ञान भी था और प्रकृति का साथ भी। कुछ इतिहासकार इसमें एक मजेदार पहलू और जोड़ते हैं, आलस। हो सकता है कुछ कबीले बस इसलिए एक जगह टिक गए क्योंकि वे भोजन के लिए दूर दराज के इलाकों में भटक भटक कर थक चुके थे। उन्हें ये विचार ज्यादा आकर्षक लगा कि क्यों ना भोजन को ही अपने पास उगा लिया जाए, बजाय इसके कि भोजन के पीछे भागा जाए। कारण चाहे जो भी रहा हो, जलवायु का दबाव, एक अचानक हुई खोज या बस भटकते जीवन से छुटकारा पाने की इच्छा, एक चिंगारी सुलग चुकी थी। इंसान ने प्रकृति के कोड को क्रैक कर लिया था। अब वो सिर्फ प्रकृति से लेने वाला नहीं था, बल्कि उसे आकार देने वाला बनने की राह पर था। शिकार का युग खत्म हो रहा था और किसान का जन्म होने वाला था। खेती की वो चिंगारी सबसे पहले मध्य पूर्व के खास इलाके में एक बड़ी आग में बदली। इस इलाके को इतिहासकार फर्टाइल क्रिसेंट या उपजाऊ अर्धचंद्र कहते हैं। ये आज के इजराइल, जॉर्डन, सीरिया, तुर्की, इराक और कुछ हिस्सों को मिलाकर बना एक चांद के आकार का क्षेत्र था। ये इलाका बहुत खास था। यहाँ टिग्रिस और यूफ्रेटिस जैसी नदियां बहती थीं और सबसे ज़रूरी बात, यहाँ गेहूं और जौ जैसी जंगली घासें बहुतायत में थीं। यहीं पर लगभग 10,000 ईसा पूर्व के आसपास दुनिया के पहले किसानों ने जानबूझकर बीज बोना और फसल काटना शुरू किया। ये नवपाषाण क्रांति की औपचारिक शुरुआत थी। जो फसलें उन्होंने सबसे पहले उगानी शुरू की, वे थीं गेहूं, जौ, मटर, मसूर और चना। लेकिन ये प्रक्रिया सीधी नहीं थी। जंगली गेहूं के दाने छोटे होते थे और पकने पर बालियां टूटकर बिखर जाती थीं, जिसे इकट्ठा करना बहुत मुश्किल होता था। शुरुआती किसानों ने शायद अनजाने में ही एक तरह की जेनेटिक इंजीनियरिंग शुरू कर दी। वे उन पौधों के बीजों को अगले साल बोने के लिए चुनते थे जिनकी बालियां मजबूत होती थीं और दाने बड़े होते थे। हजारों साल की इस चयन प्रक्रिया के बाद जंगली पौधे धीरे धीरे घरेलू फसलों में बदल गए। खेती के साथ साथ औजारों में भी क्रांति आई। पुरापाषाण